प्रस्तुत है स्टीफन आर कवी की लिखी पुस्तक अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल। प्रेफेस यानी प्रस्तावना। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपुल जब पहली बार प्रकाशित हुई थी, तब से अब तक दुनिया में बहुत व्यापक परिवर्तन हो चुके हैं। जीवन ज्यादा जटिल, ज्यादा तनावपूर्ण और ज्यादा मांग करने वाला बन गया है। हम औद्योगिक युग से निकलकर सूचना ज्ञान आधारित युग में प्रवेश कर चुके हैं, जिनके गहन प्रभाव पड़ते हैं। हम अपने व्यक्तिगत जीवन, परिवारों और संगठनों में ऐसी चुनौतियों व समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनकी 1 या 2 दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये चुनौतियां न सिर्फ ज्यादा बड़ी हैं, बल्कि ये बिल्कुल अलग किस्म की भी हैं। कंप्यूटरीकृत वैश्विक बाजार व्यवस्था और समाज में हो रहे जबरदस्त परिवर्तनों ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है, जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है। क्या अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें आज भी प्रासंगिक हैं, या फिर क्या वे आज से 10, 20, 50 या 100 साल बाद भी प्रासंगिक रहेंगी? मेरा जवाब है, परिवर्तन जितना बड़ा होगा और हमारे सामने खड़ी चुनौतियां जितनी मुश्किल होंगी, ये आदतें उतनी ही ज्यादा प्रासंगिक होंगी। कारण हमारी समस्याएं और दुख शाश्वत हैं तथा बढ़ते जा रहे हैं। इनके अलावा इन समस्याओं के समाधान आज भी और हमेशा उन शाश्वत तथा स्वतः स्पष्ट सिद्धांतों पर आधारित हैं और रहेंगे, जो इतिहास के हर अस्थायी और समृद्ध होते समाज में पाए जाते हैं। मैंने इन सिद्धांतों को इजाद नहीं किया है और मैं इसका श्रेय नहीं लेता हूँ। मैंने सिर्फ उन्हें पहचाना है और एक क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया है। मेरे जीवन की एक बहुत गहरी सीख यह है, अगर आप अपने सबसे बड़े लक्ष्यों तक पहुंचना चाहते हैं और अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों को जीतना चाहते हैं, तो उस सिद्धांत या प्राकृतिक नियम को पहचानें और उस पर अमल करें, जो आपके चाहे गए परिणामों को नियंत्रित करता है। हमारे द्वारा सिद्धांत पर अमल करने का तरीका एक दूसरे से अलग होगा, जो हमारी शक्तियों, प्रतिभाओं और रचनात्मकता द्वारा निर्धारित होगा। परंतु अंततः किसी भी प्रयास में सफलता हमेशा उन सिद्धांतों के सामंजस्य में काम करने से मिलती है जिनसे सफलता जुड़ी होती है। कई लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं, कम से कम सचेतन रूप से तो नहीं। दरअसल आप यह पाएंगे कि सिद्धांत केंद्रित समाधान हमारी लोकप्रिय संस्कृति की सोच और आम व्यवहार के विपरीत होते हैं। मैं आपके सामने सबसे आम मानवीय चुनौतियों में इस विरोधाभास का चित्रण करना चाहूँगा। डर और असुरक्षा। आज बहुत से लोग डर के एहसास से जकड़े हुए हैं। वे भविष्य के बारे में डरे होते हैं। वे कार्य क्षेत्र में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें यह डर सताता है कि उनकी नौकरियां छूट जाएंगी। उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करने की अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता। इस असुरक्षा की वजह से वे प्रायः जोखिम लिए बिना मन मारकर जिंदगी गुजारते हैं और ऑफिस तथा घर में दूसरों के साथ सहनिर्भरता, कोडिपेंडेंसी के संबंध बनाते हैं। इस समस्या पर हमारी संस्कृति की आम प्रतिक्रिया यह होती है कि ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बना जाए। मैं और मेरे पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपनी नौकरी करूंगा, अच्छी तरह से करूंगा और उसके बाद वास्तविक खुशियां हासिल करूंगा। आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण, यहाँ तक कि अनिवार्य जीवन मूल्य और उपलब्धि है। समस्या यह है कि हम एक परस्पर निर्भर वास्तविकता में रहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए हमें परस्पर निर्भरता की योग्यता की आवश्यकता होती है, जो हमारी वर्तमान योग्यताओं से परे होती है। मुझे यह अभी चाहिए। लोग चीजें चाहते हैं और तत्काल चाहते हैं। मुझे धन चाहिए, एक अच्छा और बड़ा मकान चाहिए, एक शानदार कार, सबसे बड़ा और अच्छा मनोरंजन केंद्र चाहिए। मुझे यह सब तत्काल चाहिए और मैं इन सब का हकदार हूँ। हालांकि आज के क्रेडिट कार्ड समाज ने अभी खरीदो और बाद में भुगतान करो के काम को आसान बना दिया है, परंतु अंततः आर्थिक सच्चाई हमारे सामने आती है, तब जाकर हमें यह समझ में आता है और कई बार तो बहुत कष्टकारी तरीके से समझ में आता है कि हमारी खरीदारी हमारी उत्पादन करने की क्षमता से आगे नहीं जा सकती। लंबे समय तक इसके विपरीत सोचना संभव नहीं है। ब्याज की मांगें निर्मम होती हैं, वे गलतियों को माफ नहीं करती। सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। प्रौद्योगिकी में बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं।
इसके अलावा बाजारों तथा प्रौद्योगिकी के वैश्वीकरण के कारण प्रतिस्पर्धा भी बढ़ चुकी है। ऐसे माहौल में हमें न सिर्फ शिक्षित होना पड़ेगा बल्कि खुद को लगातार शिक्षित करना पड़ेगा। हमें अपने मस्तिष्कों का विकास करना होगा, अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहना होगा, उनमें सतत निवेश करना होगा ताकि हम पुरातन युग के अवशेष बनकर न रह जाएं। नौकरी के क्षेत्र में बॉस अपने कर्मचारियों से परिणाम चाहते हैं और इसका कारण सीधा सा है, प्रतिस्पर्धा भयानक है और कंपनी का अस्तित्व दांव पर लगा है। वर्तमान में उत्पादन करने की आवश्यकता आज की वास्तविकता है। यह पूंजी की मांगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, परंतु सफलता का वास्तविक मंत्र स्थायित्व और विकास है। हो सकता है आप अपने तिमाही लक्ष्यों को प्राप्त कर लें, परंतु असली सवाल यह है, क्या आप ऐसे आवश्यक निवेश कर रहे हैं जिससे आप 5 और 10 साल बाद भी इतनी ही तेजी या इससे ज़्यादा सफल बने रहेंगे। हमारी संस्कृति और वॉल स्ट्रीट वर्तमान परिणामों पर जोर देते हैं, परंतु वर्तमान मांगों को पूरी करने की आवश्यकता एक बात है और भावी सफलता के लिए आवश्यकता क्षमताओं में निवेश करना बिल्कुल दूसरी बात है। इन दोनों में संतुलन स्थापित करने के सिद्धांत की आवश्यकता से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। यही आपकी सेहत, आपके वैवाहिक जीवन, आपके पारिवारिक संबंधों और आपकी सामुदायिक आवश्यकताओं के बारे में भी सही है। दोष देना और खुद को शिकार समझना। जहाँ भी आपको कोई समस्या दिखती है, आप आमतौर पर दोष की अंगुली उठा देते हैं। हमारे समाज में शिकार बनाने का खेल खेलना एक आदत बन चुकी है। काश मेरा बॉस इतना तानाशाह और मूर्ख नहीं होता, काश मैं इतने गरीब घर में पैदा नहीं हुआ होता, काश मैं ज़्यादा अच्छी जगह पर रह रहा होता, काश मुझे अपने डैडी से विरासत में ऐसा स्वभाव नहीं मिला होता, काश मेरे बच्चे इतने विद्रोही नहीं हुए होते, काश दूसरा विभाग हर समय आर्डरों में गड़बड़ी नहीं करता, काश हम इतने घटिया उद्योग में नहीं होते, काश हमारे कर्मचारी इतने आलसी और प्रेरणा रहित नहीं होते, काश मेरी पत्नी ज़्यादा समझदार होती। काश यह बहुत सामान्य लग सकता है कि हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों के लिए दूसरे व्यक्तियों या वस्तुओं को दोष दें। इससे दर्द से तात्कालिक राहत तो मिल सकती है, परंतु इससे हम इन समस्याओं से जिंदगी भर के लिए बंध भी जाते हैं। मुझे ऐसा व्यक्ति बता दें जो इतना विनम्र हो कि वह अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी स्वीकार करे और इतना साहसी हो कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक पहल करे, तो मैं आपको विकल्प की प्रबल शक्ति का जीता जागता उदाहरण बता दूंगा। निराशा, आलोचना और निराशा दोष की संतान है। जब हम इस बात पर विश्वास करने के प्रलोभन में पड़ जाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं, जब हम नियतिवादी की स्थिति के सामने घुटने टेक देते हैं, तो हम आशा खो देते हैं, प्रेरणा की शक्ति गंवा देते हैं और अपनी हालात से समझौता करके वहीं के वहीं बने रहते हैं। मैं एक प्यादा, एक कठपुतली, एक बड़े पहिए की छोटी सी कील हूँ और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ मुझे इतना बता दें कि क्या करना है। मुझे ये बहुत से उदीयमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति यह अनुभव करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हताशा व अवसाद का शिकार होते हैं। लोकप्रिय संस्कृति में बचे रहने की प्रतिक्रिया दोषदर्शिता है। अपने जीवन की अपेक्षाओं को इस हद तक कम कर दो ताकि आप किसी भी व्यक्ति या वस्तु से निराश ना हो। इतिहास उठाकर देख लीजिए, यह प्रतिक्रिया वृद्धि और आशा के सिद्धांत के विरोध में है। असली सिद्धांत यह खोज है कि मैं अपने जीवन की रचनात्मक शक्ति हूँ। जीवन में संतुलन का अभाव। आज हमारे सेल फोन समाज में जीवन लगातार जटिल, मांग भरा, तनावपूर्ण और पूरी तरह थकाने वाला होता जा रहा है। अपने समय का प्रबंधन करने, ज़्यादा काम करने, ज़्यादा प्रगति करने और आधुनिक प्रौद्योगिकी के आविष्कारों के माध्यम से अधिक कार्यकुशलता हासिल करने के हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद ऐसा क्यों है कि हम खुद को लगातार छुटपुट चीज़ों की भरमार के बीच में पाते हैं, जिनकी वजह से हम सेहत, परिवार, अखंडता और बहुत सी ऐसी चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं
जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा काम समस्या नहीं है, यह तो जीवन का अस्थायी इंजन है। जटिलता या परिवर्तन भी समस्या नहीं है। समस्या हमारी आधुनिक संस्कृति का यह सोच है। ज़्यादा जल्दी जाओ, ज़्यादा देर तक रुको, ज़्यादा कार्यकुशल बनो, वर्तमान आवश्यकताओं के लिए त्याग करो। परंतु सच्चाई यह है कि ऐसा करने से जीवन में संतुलन और मानसिक शांति नहीं मिलती है। संतुलन और मानसिक शांति तो उस व्यक्ति को मिलते हैं जिसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं का स्पष्ट एहसास होता है और जो उन पर केंद्रित होकर अखंडता भरा जीवन जीता है। इसमें मेरे लिए क्या है? हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि अगर हम जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो हमें नंबर 1 बनना होगा। यह संस्कृति कहती है जीवन एक खेल, एक दौड़, एक प्रतियोगिता है और आपको इसमें जीतना है। स्कूल में सहपाठियों को, ऑफिस में सहकर्मियों को, यहाँ तक कि पारिवारिक सदस्यों को भी प्रतिस्पर्धियों के रूप में देखा जाता है। वे जितना ज़्यादा पाएंगे आपके लिए उतना ही कम बचेगा। जाहिर है हम बाहर से उदार दिखने और दूसरों की सफलताओं पर तालियां बजाने की कोशिश करते हैं, परंतु जब हम दूसरों को सफल होते देखते हैं तो अंदर से गोपनीय रूप से हम में से बहुत से लोग उनसे जलने लगते हैं। हमारी सभ्यता के इतिहास में बहुत से महान काम एक संकल्पवान व्यक्ति की आत्मनिर्भर इच्छा द्वारा हुए हैं, परंतु ज्ञान आधारित युग के सबसे बड़े अवसर और असीम उपलब्धियां उन लोगों को मिलेंगी जो हम की कला में निपुण होंगे। आज सच्ची महानता उस उदार मस्तिष्क द्वारा हासिल की जाएगी जो निस्वार्थ भाव से काम करेगा, जो पारस्परिक सम्मान के साथ पारस्परिक लाभ के लिए काम करेगा। समझे जाने की भूख। मानवीय हृदय की बहुत कम आवश्यकताएं समझे जाने की आवश्यकता से बड़ी हैं। हम सब ऐसी आवाज बनना चाहते हैं जिसे सुना जाए, जिनका सम्मान किया जाए, जिसे महत्व दिया जाए, जिसका प्रभाव हो। ज्यादातर लोगों का विश्वास है कि प्रभाव की कुंजी संप्रेषण है। अपनी बात को स्पष्टता से पहुंचाना और अपनी बात मनवाने के लिए बोलना। परंतु इस बारे में सचमुच विचार किया जाए तो क्या आपको यह नजर नहीं आता है कि जब दूसरे आपसे बातें करते हैं तो आप समझने के लिए नहीं सुनते हैं। इसके बजाय आप अक्सर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की तैयारी में व्यस्त होते हैं। प्रभाव की वास्तविक शुरुआत तब होती है जब दूसरों को यह महसूस हो कि आप उनसे प्रभावित हो रहे हैं, जब वे महसूस करें कि आप उन्हें समझ रहे हैं, कि आपने गहराई और ईमानदारी से उनकी बातें सुनी हैं और आप खुले हैं। परंतु ज्यादातर लोग भावनात्मक रूप से इतने असुरक्षित होते हैं कि वे गहराई नहीं सुनते हैं। वे अपने एजेंडा के अनुरूप खुद के विचार व्यक्त करने में ही व्यस्त रहते हैं और इससे पहले सामने वाले की बात समझने पर पर्याप्त लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति आह्वान करती है, यहाँ तक कि इसकी मांग करती है कि हम समझें और प्रभाव डालें। बहरहाल प्रभाव का सिद्धांत पारस्परिक समझ द्वारा संचालित होता है, जो तब उत्पन्न होती है जब कम से कम एक व्यक्ति पहले गहराई से सुनने का संकल्प ले। संघर्ष और भिन्नताएं। लोगों में बहुत सी बातें समान होती हैं, परंतु फिर भी वे बहुत भिन्न होते हैं। वे अलग अलग तरह से सोचते हैं। उनके जीवन मूल, प्रेरणा और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कई बार तो एक दूसरे के विरोध में भी होते हैं। इन भिन्नताओं से संघर्ष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। संघर्ष और भिन्नताओं को सुलझाने की समाज की प्रतियोगी नीति इस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि आप जितना जीत सकते हो जीत लें। हालांकि समझौते की कुशलता पूर्ण कला से बहुत सा भला हुआ है, जहां दोनों ही पक्ष अपनी मांगों को कम करते जाते हैं, जब तक कि कोई स्वीकार करने योग्य मध्य बिंदु प्राप्त नहीं हो जाता। परंतु देखा जाए तो कोई भी पक्ष इससे सचमुच खुश नहीं होता। यह कितनी बड़ी बर्बादी है कि भिन्नताओं के कारण लोग अपने बीच के न्यूनतम साझे समान स्तर पर पहुंच जाएं। कितनी बड़ी बर्बादी है कि समस्याओं को सुलझाने वाले लोग समाधानों की तलाश करते समय रचनात्मक सहयोग के सिद्धांत को लागू नहीं करते हैं, जिससे दोनों पक्षों के मूल विचार से बेहतर समाधान निकले। व्यक्तिगत ठहराव। मानवीय स्वभाव के 4 आयाम होते हैं: शरीर,
मस्तिष्क, हृदय और आत्मा, इन दोनों नीतियों की भिन्नताओं और परिणामों पर विचार करें। सांस्कृतिक प्रवृत्ति, जीवन शैली बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का उपचार ऑपरेशन और दवाओं से करें। सिद्धांत, स्वास्थ्य के स्थापित शाश्वत रूप से स्वीकृत सिद्धांतों के सामंजस्य में अपनी जीवन शैली ढालकर बीमारियों और समस्याओं की रोकथाम करें। मस्तिष्क, संस्कृति, टेलीविजन देखें, मेरा मनोरंजन करें। सिद्धांत, व्यापक और गहन अध्ययन करें, लगातार शिक्षा हासिल करें। हृदय, संस्कृति, अपने व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण हितों को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ अपने संबंधों का प्रयोग करें। सिद्धांत, सबसे अधिक संतुष्टि और सुख गहराई तथा सम्मान से सुनने और दूसरों की सेवा करने से मिलता है। आत्मा, संस्कृति, बढ़ती सांसारिकता और दोषदर्शिता में फंस जाना। सिद्धांत, यह पहचाने की सार्थकता की हमारी मूलभूत आवश्यकता और जीवन में हमारे द्वारा चाही गई सकारात्मक चीजों का स्रोत सिद्धांत है। और मैं व्यक्तिगत रूप से यह मानता हूँ कि ईश्वर ही इन प्राकृतिक नियमों का स्रोत हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप शाश्वत चुनौतियों और अपनी अनूठी आवश्यकताओं तथा चुनौतियों दोनों पर ही ध्यान दें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अस्थायी समाधान और दिशा प्राप्त होगी। आप यह भी पाएंगे कि लोकप्रिय संस्कृति की नीति और सार्वकालिक शाश्वत व सिद्धांत केंद्रित नीति में अंतर है और आप इस अंतर को स्पष्टता से देख सकेंगे। अंतिम व्यक्तिगत टिप्पणी के रूप में मैं वह सवाल दोहराना चाहता हूँ जो लगातार मैं अपने प्रशिक्षण में करता हूँ। हम में से कितने लोग अपनी मृत्युशैया पर यह इच्छा करेंगे कि उन्होंने अपने ऑफिस में या टीवी देखने में ज़्यादा समय बिताया होता? इसका जवाब है कोई नहीं। वे अपने प्रियजनों, अपने परिवारों और उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनकी उन्होंने सेवा की है। यहाँ तक कि महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने भी अपने जीवन के अंत में भावी पीढ़ी के सुख, संतुष्टि और योगदान को अपने आत्म वास्तविकीकरण से ऊपर रखा, यानी जो उनकी लोकप्रिय आवश्यकता की श्रेणी की सर्वोच्च आवश्यकता थी। इसे उन्होंने आत्म उत्कर्ष कहा। यह मेरे साथ भी सही है। मुझे 7 आदतों में समाहित सिद्धांतों का सबसे महान और सबसे संतुष्टिदायक प्रभाव मेरे बच्चों और नाती पोतों के जीवन से प्राप्त हुआ है। उदाहरण के तौर पर मेरी 19 वर्षीय पोती सैनान रोमानिया के अनाथ बच्चों की सेवा के लिए प्रेरित हुई। उसने सैंड्रा और मुझे एक दिन एक धार्मिक पत्र लिखकर भेजा। जब एक छोटे बीमार बच्चे ने उस पर उल्टी कर दी, फिर गले लगा लिया, उसी क्षण सैनान ने संकल्प किया, मैं अब स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहती, मुझे अपना जीवन सेवा में लगाना चाहिए। यह लिखते समय वह रोमानिया लौट गई और अब भी लोगों की सेवा कर रही है। हमारे सभी बच्चे विवाहित हैं और उन्होंने अपने जीवन साथियों के साथ मिलकर सेवा और सिद्धांतों पर केंद्रित मिशन वक्तव्य तैयार किए हैं। इन मिशन वक्तव्यों के अनुरूप उन्हें जीवन गुजारते देखकर हमें अपनी भावी पीढ़ी से खुशी मिल रही है। अब जब आप अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें पढ़ना शुरू करेंगे तो मैं आपसे यह वायदा करता हूँ कि आपको सीखने का एक रोमांच अनुभव मिलेगा। आप जो सीखें उसे अपने प्रियजनों को बताएं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो सीखें उन पर अमल करना शुरू करें। याद रखें, सीखने और कुछ ना करने का मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं सीखा। जानने और ना करने का मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं जाना। व्यक्तिगत रूप से 7 आदतों के अनुरूप जीने में मुझे लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा मूलतः इसलिए है कि हम जितना बेहतर बनते जाते हैं, चुनौती की प्रकृति बदलती जाती है। ठीक उसी तरह जिस तरह स्कीइंग, गोल्फ, टेनिस या किसी अन्य खेल में होता है। चूंकि मैं ईमानदारी से हर दिन इन सिद्धांत केंद्रित आदतों के अनुरूप जीने के लिए प्रयास और संघर्ष करता हूँ, इसलिए मैं इस रोमांच में गर्मजोशी से आपके साथ हूँ।